बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 41 साल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 42 मुलायजा फरमाएं। 2 मिनट बाद मुसल्ला मुहाफिज के सामने वो मौजूद थी जो उसे देखकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ था। सिर्फ चंद सेकंड और सीता उसे पटाकर अपने साथ ले आई। श्री धर्मेश को तुमका कितना ख्याल है, सीता खंडर में दाखिल होते हुए मुहाफिज से कह रही थी। उसने खास तौर पर मुझे तुम लोगों को खुश करने के लिए यहाँ भेजा है ताकि तुम पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे सको। हाँ, ड्यूटी तो ड्यूटी है। श्री धर्मेश वाकई बहुत अच्छे हैं। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका क्योंकि मैंने अकब से उछलकर उसका गला अपने बाजू की लपेट में ले लिया। वो बुरी तरह मचला, लेकिन मेरी ये गिरफ्त नहायत सख्त थी। 2-3 झटकों में उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। मैंने उसे दीवार के पीछे जमीन पर डाल दिया। सीता अगली मुहिम पर रवाना होगी। इस मर्तबा मैं भी उसके पीछे ही था। मैंने पिस्तौल जेब में डालकर मुहाफिज की राइफल उठा ली थी। मैं उस मकान के दरवाजे के बाहर इस तरह खड़ा हो गया कि सड़क पर से गुजरने वाला कोई शख्स मेरा चेहरा ना देख सके। गश्त करने वाली जीप के अलावा किसी और के इस तरफ आने की तवक्को नहीं थी। सीता दरवाजे के अंदर जा चुकी थी। कंपाउंड ज्यादा बड़ा नहीं था। श्री धर्मेश नाथ जी, कहाँ हैं आप? मैं आ गई हूँ श्री धर्मेश जी। सीता की आवाज सुनकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। खुद धर्मेश नाथ से तो हम कोई फायदा नहीं उठा सके थे, सिवाय इसके कि वो हमें तगड़े नाश्ते और मुर्गन खाने खिला रहा था। अलबत्ता उसके नाम से हम खूब फायदा उठा रहे थे। ए, कौन हो तुम? एक गनमैन अचानक ही कहीं से निकल कर सामने आ गया। मुझे श्री धर्मेश नाथ जी ने यहाँ बुलाया था। कहाँ है वो? सीता बोली। धर्मेश जी तो यहाँ नहीं आए सुंदरी, हम यहाँ मौजूद है। कहो तो हम तुम्हारी सेवा कर दें। मुहाफिज बोला। सेवा करने तो मैं आई हूँ। सीता ने कहा। क्या सेवा करूँ तुम्हारी? आओ इधर को आओ, हम बताते हैं। मुहाफिज ने कहा और सीता का बाजू पकड़कर मकान के पहलू में एक तंग सी रायदारी में ले गया। मैं उठकर कंपाउंड में आ गया और दरवाजा बंद करके तेज तेज कदम उठाता हुआ उस रायदारी में पहुंच गया। मुझे देखकर मुहाफिज उछल पड़ा, लेकिन मैंने उसे हिलने का मौका नहीं दिया। सीता ने उसकी टांगें पकड़ ली और मैंने उसका गला दबोच लिया। उसे जहन्नुम के सफर पर रवाना करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। तुम बाहर के दरवाजे पर जाओ, मैंने सीता से कहा और खुद बरामदे की तरफ दौड़ गया। सीता राइफल उठाकर बाहर वाले दरवाजे की तरफ चली गई, लेकिन वो दरवाजे से बाहर नहीं निकली। राइफल संभाले अंदर की तरफ खड़ी रही। स्टोर का दरवाजा बंद था, मोटा सा ताला लटका हुआ था। मैंने राइफल की नाल ताले में फंसाकर जोरदार झटका दिया और पहले ही झटके में ताला लटक गया। मैंने ताला निकालकर नीचे फेंक दिया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर की दीवार ठिठोल कर बत्ती जलाई और दरवाजा भीड़ दिया। यह भी बड़ा कमरा था। उससे आगे 2 कमरे थे। असले की पेटियां भी थी और दीवारों के साथ साथ बड़े शेल्फ में मुख्तलिफ चीजें भरी हुई थी। मुझे अपने मतलब की चीजें तलाश करने में आधा घंटा लग गया। मैंने मतलूबा चीजें एक बैग में भर ली और कमरे से निकलकर बत्ती बुझा दी। बैग खासा वजनी हो गया था। जैसे ही मैं बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचा, सीता ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और मुझे इशारा कर दिया। हम दौड़ते हुए सड़क पार करके खंडरों में पहुंच गए और फिर खंडरों ही में से होते हुए तहखाने वाले खंडर में पहुंच गए। अगले दिन के हंगामे भी काबिल दीद थे। उस शाम धर्मेश भी आया। उसने ये दिलचस्प इंकिशाफ किया कि कैंप में 2 आदमी और कत्ल हो गए, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। उस रात मैं और सीता मंदिर के तहखाने में बंद होकर बैठ गए। कश्मीर में मुख्तलिफ फसले की तरबियत मेरे काम आ गई। टाइम बम बनाने की महारत मैंने कश्मीर में कमांडर अब्दुल रशीद से हासिल की थी। उस रात हमने 10 टाइम बम तैयार किए। एक और थैले में मैंने वो सारा खजाना भर लिया जो बहुत दिनों से हमारा मुंतजिर था। अगली रात हम फिर कैंप में घुस गए। पहले एक सुरंग से निकलकर मुख्तलिफ जगहों पर टाइम बम फिट किए और फिर दूसरी सुरंग में घुस गए। उस सुरंग में उस मुहाफिज की लाश सड़ रही थी। शदीद ताफुन फैला हुआ था। हम तेजी से दौड़ते हुए वहां से गुजर गए। सुरंग से निकलकर हमारे लिए कदम कदम पर खतरा था, लेकिन हम खतरात की परवाह किए बगैर अपनी सरगर्मियों में मसरूफ रहे। बाकी 5 टाइम बम मुख्तलिफ जगहों पर फिट करके हम वापस आ रहे थे कि अचानक ही एक मुहाफिज ने हमें ललकारा। हम एकदम भाग खड़े हुए। वो मुहाफिज हमसे ज्यादा दूर नहीं था। उसने पहले फायरिंग की और फिर हमारे पीछे लपका। सीता ठोकर खाकर गिरी। मुहाफिज ने उस पर छलांग लगा दी। सीता ने उठकर भागने की कोशिश की तो मुहाफिज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। मैं दौड़कर करीब पहुंचा और मुहाफिज की खोपड़ी पर गोली चला दी। सीता अपना हाथ छुड़ाकर भागी। फायरिंग की आवाजों के बाद मुख्तलिफ सिमतों से सीटियों की आवाजें भी सुनाई देने लगी, लेकिन हम किसी और नाखुशगवार वाक़े से 2-4 हुए बगैर सुरंग में पहुंच गए और फिर हमने मंदिर में पहुंचकर ही सांस लिया था। और फिर सीता बैठे बैठे अचानक ही उछल पड़ी। वो अपनी एक कलाई सहला रही थी। क्या हुआ? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरा कड़ा, सीता बोली। उस मुहाफिज ने मेरा हाथ पकड़ रखा था।
खींचातानी में शायद कड़ा वहीं किसी जगह गिर गया। मेरे जिस्म में एक सिनसनी किसी लहर दौड़ गई, लेकिन ये सोचकर सीता को भी तसल्ली देने लगा कि अगर वो कड़ा किसी की नजरों में आ भी गया तो जरूरी नहीं कि उसका ताल्लुक हमसे जोड़ने की कोशिश की जाए। हम रात भर जागते रहे। 4 बजे कैंप में पहला धमाका हुआ। हम दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। हर 5 मिनट बाद कैंप में किसी न किसी जगह धमाका हो रहा था। हम मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में आकर खड़े हो गए और इस तरह कैंप की तरफ देखने लगे जैसे आतिशबाजी का नजारा कर रहे हो। सुबह 5 बजे हम अपने कमरे में आ गए। सूरत-ए-हाल नायत संगीन होने के बावजूद मुझे नींद आ गई। सुबह 10 बजे सीता ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। एक जीप इधर आ रही है, वो बोली। एक ही आदमी है और मेरा ख्याल है वो धर्मेश है। सीता का ख्याल गलत नहीं था, वो धर्मेश ही था। हम दोनों एक दूसरे से फासले पर दीवार से टेक लगाए नीम दराज बैठे बातें करते रहे। धर्मेश दरवाजे के सामने नमूदार हुआ। मैं उठकर खड़ा हो गया। बैठो, बैठे रहो। धर्मेश के लहजे में करखदगी थी और हाथ में रिवाल्वर। सर्दी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैं दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। क्या हुआ महाराज, क्या बात है? रात को ये धमाके कैसे थे? मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। और आपके हाथ में ये पिस्तौल, तफसील तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, धर्मेश बोला। वैसे तुम्हारा ये कड़ा रात को एक मुहाफिज के हाथ में रह गया था देवी जी। उसने जेब से कड़ा निकाल कर दिखाया। सीता का चेहरा धुआं हो गया और मुझे भी अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई नजर आने लगी। ये कड़ा सीता अकलाई शायद यहाँ कहीं गिर गया था। मैं तो 2 दिन से इसे ढूंढ रही थी। यहाँ नहीं, ये कड़ा कैंप से मिला है हमें। धर्मेश ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। कल शाम को जब मैं यहाँ आया था तो ये कड़ा तुम्हारी कलाई में था और आज सुबह कैंप के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में मिला है जिसे सर में गोली मारकर हलाक किया गया था। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने कहा, हमारा कैंप के किसी गार्ड से क्या संबंध? हम तो इस मंदिर से बाहर कभी नहीं गए। कैंप में हम कैसे जा सकते हैं? ये बात मुझे उसी वक्त समझ लेनी चाहिए थी जब कैंप के अंदर उस बंगले में यहूदी अफीसर और उसके खिदमतगार की हत्या की गई थी। कैंप में पे दर पे कत्ल की वारदातें होती रही हैं। 2 दिन पहले एमुनेशन डिपो के 2 मुहाफिजों को कत्ल करके डिपो से बहुत सी चीजें चुरा ली गई, लेकिन हम चोर या हथियारों का सुराग नहीं लगा सके। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मैं इस कैंप का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। यहाँ मैंने सिक्योरिटी के ऐसे कड़े इंतजाम कर रखे हैं कि बिल्ली का बच्चा भी नजरों में आए बगैर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन पे दर पे कत्ल की वारदातें होती रही और हम कातिल का सुराग नहीं लगा सके। फिर एमुनेशन डिपो में चोरी की वारदात हुई और आज सुबह 4 बजे बम्बों के पे दर पे धमाके हुए जिनसे आधे से ज्यादा कैंप तबाह हो गया और कई लोग मारे गए। मुमकिन हम यही समझते रहे कि ये अंदर के किसी आदमी का काम है, लेकिन एक खंडर के करीब अपने एक गनमैन की लाश देखी तो उसके हाथ में ये कड़ा नजर आ गया। और अब कहानी कुछ इस तरह समझ में आती है कि उस मुहाफिज ने तुम्हें पकड़ लिया था। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में तुम्हारा ये कड़ा कलाई से उतरकर उसके हाथ में रह गया और तुम उसे गोली मारकर भाग निकली। मैं वाकई बेवकूफ था जो पहले सूरत-ए-हाल का अंदाजा ना लगा सका। ये मंदिर, उसने इधर उधर देखते हुए बात जारी रखी। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि इन कदीम मंदिरों में तहखाने और खुफिया रास्ते होते हैं और तुम लोगों को इन रास्तों का इल्म था। तुम लोग इन खुफिया रास्तों से कैंप में दाखिल होते और अपना काम करके वापिस आ जाते और हम मुजरों की तलाश में टापते रह जाते। वो खामोश हो गया। मैंने सीता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, लेकिन इन नाजुक तरीन लम्हात में भी उसने अपने हवास काबू में रखे हुए थे। उसने बैठे बैठे अपनी जगह से इस तरह हरकत की कि चादर का पल्लू उसके कंधे से ढुलक कर नीचे गिर गया। धर्मेश की आंखों में एक लम्हे कुछ चमक सी उभरी, लेकिन दूसरे ही लम्हे सर्द मोरी लौट आई। मैं गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। मेरे और उसके दरमियान 8-10 फुट का फासला था। रिवाल्वर उसके हाथ में था। अगर मैं उस पर छलांग लगाता तो वो ट्राइगर दबा देता और गोली मुझे उस तक पहुंचने से पहले ही ढेर कर देती। अब सूरत-ए-हाल ये है। धर्मेश बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मेरे अलावा किसी और को इस कड़े के बारे में इल्म नहीं। गार्ड की लाश के हाथ में ये कड़ा देखते ही मैंने पहचान लिया था और किसी को बताए बगैर इस तरफ चला आया। तुम लोग कौन हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन साधुओं के बेस में यहाँ किस मकसद से आए थे वो अब मैं समझ चुका हूँ। अब तुम लोग मेरे रहमो करम पर हो। मैं अगर चाहूँ तो अभी तुम दोनों के भेजे उड़ा दूं या तुम्हें कैंप में ले जाऊं और उसके बाद जो कुछ होगा उसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन वो खामोश होकर सीता की तरफ देखने लगा। लेकिन क्या? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। वैसे मैं उसका मतलब समझ गया था। हम जिस पेशे से वाबस्ता हैं इसमें इस किस्म के वाकयात होते ही रहते हैं, धर्मेश ने कहा। उसकी नजरें बदस्तूर सीता पर मरकूज थी जिसने अपनी चादर को चोर नीचे गिरा दी थी। इस कैंप में अगरचे चंद लाशें गिर गई हैं या बम्बों के चंद धमाके हुए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैं जानता हूँ कि इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है
और मैं ये सब कुछ नजरअंदाज करने को तैयार हूँ। लेकिन क्या महाराज, मैंने जल्दी से कहा, अगर ये देवी जी चाहें तो। उसका लहजा मैरी खेल था और उसका मतलब हमारी समझ में आ गया था। मैंने सीता की तरफ देखा, वो भी उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। लेकिन अगर तुम लोग लेकिन वेगिन के चक्कर में पड़ गए तो बहुत कष्ट उठाओगी। धर्मेश ने सीता की बात काट दी। तुम जानती हो कि तुम लोगों से कितना संगीन जुर्म हुआ है। कई लोग तुम लोगों के हाथों मारे गए हैं, आधा कैंप तबाह हो गया है। 3 इजरायली तुम लोगों के हाथों मारे गए हैं। इसराइल से भारत सरकार के ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा है। तुम अंदाजा लगा सकती हो कि तुम दोनों का क्या हश्र हो सकता है। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। सिक्योरिटी इंचार्ज की हैसियत से मेरी नौकरी बल्कि मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। लेकिन मैं ये सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ 2 बातें चाहता हूँ। एक ये कि मुझे मंदिर से कैंप तक का खुफिया रास्ता बता दिया जाए, और दूसरे ये लड़की मेरे साथ कुछ वक्त गुजारे। महाराज 1 मिनट। उसने हाथ उठाकर मुझे खामोश कर दिया। मुझसे पहले सीता बोल पड़ी, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। वो उठकर खड़ी हो गई और उसने अपने ऊपर से चादर उतार कर एक तरफ फेंक दी। महावीर जी, इसे तय खाने का रास्ता बता दो, और अब जो कुछ भी होगा तय खाने ही में होगा। धर्मेश की आंखें चमक उठी थी, उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं भी उठ खड़ा हुआ और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ये थी हिंदू ज़हनियत। हमारे हाथों उनके कई आदमी मारे गए थे, कैंप तबाह हो गया था, इसराइल से समझौता खतरे में पड़ गया था, और दरवेश अपनी अवज की प्यास बुझाने की खातिर ये सब कुछ भूल जाने को तैयार था। कौम परस्ती ने अवज के आगे घुटने टेक दिए थे। अगर उनमें उब्बुल वतनी का जज्बा होता तो अब तक कश्मीर का भी फैसला कर चुके होते। लेकिन 56 साल से अपनी इस गंदी ज़हनियत की बदौलत ये कश्मीर में भी मार खा रहे थे, और मुझे यकीन था कि एक न एक दिन कश्मीर उनके चुंगल से जरूर आजाद होगा। चलो महाराज, मैंने हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया। हम कमरे से बाहर आ गए। सीता ने उसकी आतिश शौक भड़काने के लिए एक कंधे पर से चोरी की डोरी सिरका दी थी। उसकी तरफ देखते हुए धर्मेश की आंखों की चमक कुछ और गहरी हो गई। मैंने बाहर निकलते हुए टार्च ले ली थी। सीढ़ियों वाले कमरे में आकर मैंने रेत साफ करके फर्श पर कंक्रीट का ब्लॉक हटाकर गड्ढे के अंदर वो हुक खींच लिया। धर्मेश बड़ी दिलचस्प नजरों से ये सब कुछ देख रहा था। दीवार शक हो गई। मैं उठकर जल्दी से अंदर दाखिल होकर दीवार के साथ इस तरह खड़ा हो गया कि धर्मेश अंदर दाखिल हो तो दीवार के साथ सीढ़ियों पर पड़े हुए पिस्तौल को ना देख सके। मेरे बाद धर्मेश अंदर दाखिल हुआ। रिवॉल्वर अब भी उसके हाथ में था। उसके पीछे सीता भी थी। ख्याल से महाराज, आगे सीढ़ियां हैं। मैंने सीढ़ियों पर टार्च की रोशनी डालते हुए कहा। धर्मेश मुहतात अंदाज में 2 सीढ़ियां नीचे उतर गया। सीता उसके पीछे थी। उसने अचानक ही धर्मेश के कूलों पर जोरदार लात रसीद कर दी। धर्मेश चीखता हुआ सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। सीता ने बड़ी फुर्ती से मुड़कर दीवार के करीब रखा हुआ पिस्तौल उठाया और पे दर पे ट्राइगर दबाती चली गई। तहखाना फायरिंग और धर्मेश की चीखों से गूंज उठा। मैं धर्मेश को टार्च की रोशनी के हल्के में लिए हुए था। धर्मेश मरा नहीं, जख्मी हुआ था और वो उठकर एक तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। सीता ने एक बार फिर ट्राइगर दबा दिया। इस मर्तबा इत्तफाक से गोली धर्मेश की खोपड़ी में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ, मैं कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सीता वहां रुकने की बजाय मेरे पीछे आ गई। मैंने टार्च की रोशनी में धर्मेश का जायजा लिया। वो खत्म हो चुका था। मैंने टार्च का रुख सीता की तरफ कर दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। साला हरामी, वो दांत रगड़ते हुए बोली, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता था। उसने लाश पर थूक दिया और एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से मेरे साथ आओ, मैंने कहा। हम दोनों दौड़ते उस कमरे में पहुंच गए। एक थैले में खजाना भरकर रखा गया था। मैंने थैला उठाया और हम दोनों ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। ऊपर आकर मैंने तय खाने का रास्ता बंद कर दिया और कमरे में आकर इधर उधर देखने लगा। रहने दो सब कुछ, सीता चीखी। अगर कोई इस तरफ आ गया तो हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सीता की चादर उठा ली और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। सीता मुझसे पहले ही जीप के करीब पहुंच चुकी थी और वो उचक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और इंजन स्टार्ट करने लगी। मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया और थैला अपने पैरों के करीब रख लिया। जीप एक मुख्तसर सा चक्कर लगाकर उस रास्ते पर निकल आई जो शहर की तरफ चला गया था। ये रास्ता भी रेतला ही था, मगर रेत सख्त और जमी हुई थी। सीता एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ाती चली गई। जीप रेत के बादल उड़ाती हुई तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गर्दो गुबार के बादलों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। हमें शहर के नवाब में पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा। सीता ने एक वीरान सी जगह पर जीप रोककर इंजन बंद कर दिया। मैंने चादर उसकी तरफ बढ़ा दी। सीता ने वीरान सी नजरों से मेरी तरफ देखा और चादर जिस्म पर डाल दी। ये थैला भी चादर के अंदर छुपा लो। मैंने थैला उसकी तरफ बढ़ा दिया। सीता ने थैला कंधे पर लटकाकर चादर में छुपा लिया और हम तेज तेज कदमों से एक तरफ चलने लगे। तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद हमें एक ऑटो रिक्शा मिल गया। रिक्शे में बैठते ही सीता ने शहर के एक इलाके का नाम लिया और रिक्शा हरकत में आ गया।
3 रिक्शे बदलकर हम सलावट पाड़ा के इलाके में पहुंच गए। ये आखिरी रिक्शा हमने दुर्गा की हवेली से तकरीबन निस्फ मील दूर पिछली वाली सड़क पर रुकवाया था, क्योंकि हम हवेली के सामने जाने की बजाय अकबी गली से जाने का इरादा रखते थे। रिक्शे से उतरकर हमने चंद गज का फासला तय किया था कि अचानक ही एक बारी भरकम पंडित ने हमारा रास्ता रोक लिया। वो दोनों हाथ जोड़े हमारे सामने खड़ा था। आगे मत जाइए महाराज, वो बोला तो उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद ना थी। क्यों, क्या बात है? मैंने उसे घूरा। मेरी बात को समझो महावीर जी। कौन हो तुम? मैं उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उछल पड़ा और जरा गौर से उसकी तरफ देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। वो दुर्गा का मुलाजिम राजीव था। उस कमबख्त ने ऐसा जबरदस्त हुलिया बदला था कि अगर वो मेरा नाम ना लेता तो मैं उसे पहचान ही ना सकता। सीता की आंखों में भी उलझन तैर रही थी। मुझे किसी गड़बड़ का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। क्या बात है? मैंने राजीव के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। हवेली के हालात अच्छे नहीं हैं, राजीव ने इधर उधर देखते हुए पहले से भी मध्यम लहजे में कहा। लोग हमारे आसपास से गुजर रहे थे, यहाँ बात करने का मौका नहीं है, मेरे साथ आ जाइए, राजीव ने कहा। मैंने सीता की तरफ देखा और हम उसके पीछे चल पड़े। राजीव ने एक ऑटो रिक्शा रुकवा लिया और हम तीनों उसमें ठुंस कर बैठ गए। शहर के मशरकी इलाके में पहुंचकर रिक्शा छोड़ दिया। उसके बाद भी हमें तकरीबन 1 मील तक पैदल चलना पड़ा। ये शहर का वो इलाका था जहाँ एक नई आबादी फैल रही थी। लोगों ने जगहों पर कब्जे करके तारों की बाड़ें खींच रखी थी। जिसके पास ज्यादा पैसे थे उसने अपने प्लाट के गिर्द ईंटों की 4 दीवारी खड़ी कर दी थी। कहीं कहीं कच्चे मकान भी बने हुए थे। उस तरफ नारियल और ताड़ के दरख्तों की भी बहुतायत थी। बाद मकान तो ऐसे थे जिनमें ताड़ के दरख्तों के झुंड थे। हम एक मकान के सामने से गुजरे तो दरख्तों के नीचे बैठे हुए एक बूढ़े आदमी और 2 औरतों ने उठकर हमें प्रणाम किया। जवाब में हमने भी हाथ जोड़ दिए और राजीव के साथ चलते रहे। वहां से तकरीबन 150 गज आगे नारियल और ताड़ के दरख्तों के झुंड में एक कच्चा मकान था। उसके इतराफ में कच्ची ईंटों की 4 दीवारी भी थी। 4 दीवारी के अंदर दाखिल होने के रास्ते पर बोरी का पर्दा लटका हुआ था। राजीव बुलंद आवाज में हरिओम की गिरदान करता हुआ पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। मैं और सीता बाहर ही रुककर उलझी हुई नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चंद सेकंड बाद ही राजीव वापिस आ गया। अरे पधारिए ना, आप लोग रुक क्यों गए? वो बोला। ये किसका घर है? सीता ने पूछा। अरे अपना ही है, आप पधारिए तो सही, राजीव ने कहा। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। सेन खासा वसी हुआ अरीज था और नारियल और ताड़ के कई दरख्त 4 दीवारी के अंदर भी नजर आ रहे थे। वो मकान 3 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरा एक तरफ और 2 एल शेप की सूरत में दूसरी तरफ। चंद गज के फासले पर टीन की चादर का एक शेड बना हुआ था जिसे किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कल्पना, शुभा, देखो कौन आया है, राजीव एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला। हम दरख्तों के नीचे ही रुक गए, लेकिन राजीव के मुंह से कल्पना और शुभा के नाम सुनकर हम चौंक गए। चंद सेकंड बाद ही राजीव की बीवी शुभा और कल्पना एक कमरे से बाहर आ गई। कल्पना दौड़कर सीता से लिपट गई। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले थे। क्या हुआ कल्पना, खैरियत तो है? दुर्गा कहाँ है और तुम लोग यहाँ? आओ आओ अंदर आओ, राजीव ने सीता की बात काट दी। अंदर आओ, आराम से बैठकर बात करेंगे। हम लोग गर्मी में काफी दूर से पैदल चलकर आए थे और पसीने में गर्मी से शराबूर हो रहे थे। बाहर हवा भी गर्म चल रही थी। अंदर कदरे ठंडक का एहसास हुआ। सीता ने चादर उतार कर एक तरफ फेंक दी और कंधे पर लटका हुआ थैला भी एक तरफ रखकर खाट पर बैठ गई। मैं भी उसके करीब ही बैठ गया और मैंने भी चोगा उतार कर एक तरफ फेंक दिया। शुभा, राजीव बीवी की तरफ देखते हुए बोला, महावीर जी और सीता देवी को जल पिलाओ, धूप से आए हैं। शुभा फौरन बाहर निकल गई। कल्पना सीता के घुटने से लगी बैठी थी। उसकी आंखें मुसलसल भीगी हुई थी। सीता भी समझ गई थी कि कोई खास बात जरूर है। राजीव ने जब रास्ते में हमें रोक कर कहा था कि हवेली के हालात ठीक नहीं है तो मेरा माथा ठिनका था। दुर्गा की भी अब तक कोई बात नहीं हुई थी। सीता ने कल्पना से दुर्गा के बारे में पूछना चाहा तो राजीव ने बात को टाल दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद शुभा जल से भरे हुए 2 गिलास लेकर आई। एल्युमिनियम के गिलास खासे बड़े थे। मेरा ख्याल था कि मैं पूरा गिलास नहीं पी सकूंगा। जल जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर और बस इसमें नींबू की खटाई जिसमें चुटकी भर नमक मिला दिया गया है। ये राजस्थान जैसे गर्म इलाके की खास शराब थी। ये ना सिर्फ गर्मी और लो से बचाता था बल्कि इससे प्यास भी बुझ जाती थी। इसमें अगरचे बर्फ नहीं थी लेकिन मटके का पानी भी खासा खुशगवार था और ये जल जीरा पीने से वाकई ही लुत्फ आ गया था। हमने सांस भी लिया और जल जीरा भी पी लिया। सीता ने खाली गिलास खाट पर रख दिया। उसकी नजरें राजीव के चेहरे पर मरकूज थी। अब बताओ क्या मामलात है, हवेली में क्या गड़बड़ है और दुर्गा कहाँ है? हालात हवेली के तो क्या पूरे शहर के ही ठीक नहीं है, राजीव ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। पुलिस तुम दोनों को तलाश कर रही है और दुर्गा कहाँ है? सीता ने जल्दी से पूछा। उसे पुलिस ने पकड़ दिया था और उस पर इतना तशद्दुद किया था कि वो बेचारी, क्या हुआ उसे? इस मर्तबा मैं बोल पड़ा। दुर्गा अब नहीं रही महावीर जी। राजीव के मुंह से ये अल्फाज बड़ी मुश्किल से निकले थे। वो फूट फूट कर रोने लगा और मेरे मुंह से भी सिसकी निकल गई। मगर ये सब कुछ कैसे हुआ?
राजीव कई मिनट तक हिचकियां भरता रहा और फिर उसने जो कहानी सुनाई वो वाकई ही बड़ी सनसनीखेज थी। वही सब कुछ हुआ था जिसका मुझे कई रोज से अंदेशा था। राजीव के कहने के मुताबिक मैगजीन में शाये होने वाली मेरी और दुर्गा की वो तस्वीर कश्मीर में पुलिस की नजरों में आ गई थी। कश्मीर की खुफिया पुलिस ने मुझे शमरोज की हैसियत से शनाख्त कर लिया था। वो तस्वीर एक रिपोर्ट के साथ दिल्ली की खुफिया पुलिस को भेजी गई। दिल्ली पुलिस ने मैगजीन के दफ्तर में राब्ता करके उस फोटोग्राफर के बारे में मालूमात हासिल की जिसने ये तस्वीर भेजी थी। जल्दी उस फोटोग्राफर को भी तलाश कर लिया गया जिसने बताया कि ये तस्वीर उसने जैसलमेर में पतुओं की हवेली में खींची थी। खुफिया पुलिस के वो एजेंट वो तस्वीर लेकर जैसलमेर पहुंच गए और जब उन्होंने यहाँ की पुलिस से राब्ता किया तो उन्होंने दुर्गा की तस्वीर पहचान ली। पुलिस में अच्छे बुरे सभी किस्म के लोग होते हैं। किसी पुलिस वाले ने दुर्गा जी को फोन करके बता दिया कि दिल्ली की खुफिया पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। दुर्गा कल्पना को लेकर फौरन ही पिछले मकान में पहुंच गई और कल्पना को राजीव के हवाले करके उसे हिदायत की कि वो कल्पना और अपनी बीवी को लेकर फौरन यहाँ से भाग जाए। राजीव उन दोनों को लेकर उस मकान में आ गया। ये उसके दोस्त का मकान था जो उसे चाबी देकर कहीं दूर गया हुआ था। दुर्गा ने हवेली से फरार होने की कोशिश की थी मगर उसे मौका नहीं मिल सका। पुलिस उसे पकड़कर ले गई और 3 दिन तक तशद्दुद करती रही। पुलिस के कहने के मुताबिक रसाले में शाये होने वाली तस्वीर में नजर आने वाला वो आदमी कश्मीरी मुजाहिद शमरोज था जिसने कश्मीर में तवील अरसे तक तबाही फैला रखी थी और भारतीय फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। भारतीय इंटेलिजेंस राह ने अपनी एक हसीन तरीन और ज़हीन एजेंट को शमरोज की गिरफ्तारी के लिए कश्मीर भेजा था, लेकिन ये एजेंट सीता भी अपना धर्म और कौमियत सब कुछ भूलकर शमरोज के साथ मिल गई और जम्मू में मानसिर झील पर आला फौजी अफसरों के कत्लेआम की कार्रवाई में सीता भी उसके साथ ही शरीक थी। उसके बाद वो दोनों गायब हो गए थे। शमरोज की तस्वीर दुर्गा के साथ जैसलमेर में पतुओं की हवेली में पहुंच गई थी जिससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि शमरोज और सीता जैसलमेर में मौजूद थे और दुर्गा ने उन्हें पनाह दे रखी थी। बाज़ और जराये से भी पुलिस ने इस अमर की तस्दीक कर ली थी कि दुर्गा को कई मरतबा शहर के मुख्तलिफ होटलों और क्लबों में देखा गया था। पुलिस को सीता के बारे में कुछ इसलिए भी यकीन था कि दुर्गा महाराणा धर्मेश सिंह की रखेल थी और सीता महाराणा की बेटी। दुर्गा पहले तो शमरोज से किसी ताल्लुक के बारे में इनकार करती रही, लेकिन फिर उसने इतराफ कर लिया कि उसने उन दोनों को पनाह दे रखी थी। लेकिन बर वक्त पुलिस कार्रवाई की इतला मिल जाने से उसने उन दोनों को भगा दिया था। वो इस वक्त तक मुंबई पहुंच चुके होंगे, लेकिन वो पुलिस को उनके बारे में कुछ नहीं बताएगी, जबकि पुलिस को यकीन था कि वो दोनों जैसलमेर ही में मौजूद है। उनके बारे में मालूम करने के लिए पुलिस ने दुर्गा पर इस कदर तशद्दुद किया था कि वो खत्म होगी। महाराणा धर्मेश सिंह को भी हिरासत में ले रखा था। सीता उसकी बेटी थी और उससे भी सीता के बारे में पूछगछ की जा रही थी। पुलिस ने कैप्टन गोपाल के कत्ल को भी सीता से जोड़ दिया था। पुलिस ने किसी तरह ये मालूम कर लिया था कि कई साल पहले कैप्टन गोपाल ने जब वो लेफ्टिनेंट हुआ करता था सीता के साथ बलात्कार किया था और सीता ने बदला लेने के लिए बिलाकर उसे कत्ल कर दिया था। पुलिस ने वो हवेली भी अपने कब्जे में ले ली थी जहाँ पहले कैप्टन गोपाल और बाद में एक और कत्ल हुआ था। यहाँ से पुलिस को सीता की उंगली के निशानात मिल गए जिनके बारे में तस्दीक कर ली गई थी। पुलिस को शुबा ही नहीं यकीन था कि कश्मीरी मुजाहिद शमरोज भी सीता के साथ इसी हवेली में ठहरा हुआ था और बाद में वो दुर्गा वाली हवेली में मुंतकिल हो गए थे। पुलिस ने हवेली के मुलाजिम चतुन सिंह को भी पकड़ने की कोशिश की थी मगर वो फरार हो गया था और पुलिस अभी तक उसका सुराग नहीं लगा सकी थी। मैं बहुत अरसा से दुर्गा देवी की सेवा कर रहा हूँ, राजीव कह रहा था, लेकिन पुलिस को शायद अभी तक मेरा ख्याल नहीं आया या मेरे बारे में अभी तक पुलिस को मालूम ही नहीं हो सका। मैंने पुलिस से छुपने के लिए ये बहरूप धार लिया है। इस बहरूप में मेरे बहुत से जानने वाले भी मुझे पहचान नहीं सके और आप दोनों भी धोखा खा गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैं जानता था कि आप लोग आज वापिस आने वाले हैं। अगरचे वापसी की उम्मीद शाम के समय थी मगर मैं सुबह ही से इस इलाके में घूम रहा था और भगवान की दया से आप दोनों मेरी नजरों में आ गए। अगर आप हवेली की तरफ चले जाते तो बड़े आराम से धर लिए जाते। ये जगह कैसी है? मैंने पूछा। ये जगह तो बिल्कुल महफूज है। यहाँ सब लोग मुझे पंडित समझते हैं और किसी को मुझ पर शुबा नहीं। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? सीता ने पूछा। सब कुछ पत्रों में लिखा है सीता जी, राजीव ने जवाब दिया। मैंने वो सारे पत्थर संभाल कर रखे हैं। राजीव ने दूसरी खाट के नीचे रखा हुआ एक ट्रंक बाहर खींच लिया और उसमें से अखबारात का एक पलंदा निकाल कर मेरे सामने रख दिया। उनमें पहला अखबार जिसमें दुर्गा की गिरफ्तारी की खबर छपी थी हमारे जाने के 4 दिन बाद का था और उसके बाद के गुज़िश्ता रोज की तारीख तक के तमाम अखबारात उसने संभाल कर रखे हुए थे और आज का अखबार उसने अपने थैले में से निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैं और सीता वो अखबारात देखते रहे। उनमें वो तमाम तफसीलात मौजूद थी जो राजीव ने मुख्तसरन बता दी थी। हमारे जैसलमेर आने के बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो तमाम अखबारात में मौजूद था। रिपोर्टरों ने खोज खोज कर खबरें तलाश कर ली थी,
लेकिन हैरत की बात यह थी कि पिछले 1.5 हफ्ते के दौरान यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर लुद्रवा कैंप में जो कुछ हुआ था उस बारे में एक लफ्ज तक किसी अखबार में शाया नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि कैंप की कोई बात बाहर नहीं निकलने दी गई थी और इसराइली एजेंटों की हलाकतों को भी राज ही रखा गया था। मैंने अखबारात एक तरफ रख दिए और सीता की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर बेपनाह अफसुर्दगी थी और आंखें नम थी। मुझे भी दुर्गा की मौत का बहुत दुख हुआ था। उसने बदतरीन हालात में हमें पनाह दी थी। वो जान गई थी कि मैं कौन हूँ। मुझे पनाह देना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। दूसरी तरफ सीता भी मुनरफ हो चुकी थी, वो भी मोस्ट वांटेड थी। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी दुर्गा ने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए थे। हमें न सिर्फ हर आसाइश मुहैया की थी बल्कि हमारी हिफाजत के लिए भी नहायत बंदोबस्त कर लिया था। मैगजीन में शाये होने वाली उस तस्वीर के बारे में मुझे पहले ही शुबा था और मैं जानता था कि वो तस्वीर किसी न किसी वक्त रंग जरूर लाएगी और वही हुआ था। और इत्तेफाक से मैं और सीता उस रोज वहां मौजूद नहीं थे। दुर्गा को वहां हमारे साथ कल्पना और राजीव वगैरह का भी ख्याल था। उसने बर वक्त इतला मिलने पर उन तीनों को वहां से भगा दिया था, लेकिन खुद पकड़ी गई थी। वो अगर चाहती तो अपनी जान बचाने के लिए हमारे बारे में बता देती, लेकिन उसने अपनी जान दे दी पर हमारे बारे में एक लफ्ज तक मुंह से नहीं निकाला था। सीता को अपने बाप का भी अफसोस था। वो बेगुनाह पकड़ा गया था, लेकिन जाहिर है हम इस पोजीशन में उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। हम देर तक बैठे दुर्गा के बारे में बातें करते रहे। दोपहर को गर्मी हो गई, यहाँ बिजली तो थी नहीं, दस्ती पंखे ही इस्तेमाल करने पड़े। कल्पना और शुभा उठकर बाहर चली गई थी। मैं और सीता देर तक बातें करते रहे और फिर सीता भी उठकर बाहर चली गई तो मैं खाट पर लेट गया। हम रात भर जागे थे और पूरा वक्त भाग दौड़ में गुजरा था। मैं बुरी तरह थक गया था। चारपाई पर लेटने के थोड़ी देर बाद ही मेरी आंखें बंद होने लगी और फिर मुझे अंटा गफील होने में ज्यादा देर न लगी। सूरत हमारे लिए बहुत संगीन हो गई थी। अगले रोज अखबारात की हेडलाइन लुद्रवा कैंप में होने वाले धमाकों और हंगामों से मुतल्लक थी। अखबारात ने पहली मरतबा इंकिशाफ किया कि शहर से 11 किलोमीटर दूर उन कदीम खंडरों में दहशत गर्दों को तरबियत देने का कैंप कायम है और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट यहाँ जदीद तरीन टेक्निक्स के तहत दहशत गर्दी की तरबियत देते थे। अखबारात ने गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाकों से पहले कैंप के अंदर कत्ल की पुरस्रार वारदातों का जिक्र भी किया था, जिनमें कई मुकामी माहिरीन के अलावा 3 इसराइली एजेंटों को भी हलाक कर दिया गया था। एक दिलचस्प खबर यह थी कि कैंप सिक्योरिटी का इंचार्ज दरमेश लापता था। कैंप के गेट पर मुतय्यन गार्ड के बयान के मुताबिक धमाकों के बाद सुबह 10 बजे दरमेश को मंदिर की तरफ जाते हुए देखा गया था और फिर उसकी जीप शहर की तरफ जाते हुए देखी गई थी। गार्ड ने यह बयान भी दिया था कि दरमेश नाथ रोजाना मंदिर के पुजारियों के लिए नाश्ता और खाना लेकर जाया करता था। आखिरी मर्तबा वो मंदिर की तरफ गया तो वापस नहीं आया। उसके 1 घंटे बाद उसे कैंप में नहीं देखा गया था और उसे भी बड़ी सरगर्मी से तलाश किया जा रहा था। उसकी जीप शहर के नवाई इलाके में खड़ी पाई गई थी, इसलिए उसकी तलाश में शहर में मुख्तलिफ लोगों से राब्ता किया जा रहा था। एक दिलचस्प खबर मंदिर के हवाले से भी थी। कैंप सिक्योरिटी इंचार्ज के नायब किशोरी लाल के बयान के मुताबिक मंदिर की सेवा के लिए जो 2 साधु वहां मौजूद थे, उनमें एक खूबसूरत लड़की भी थी। और रात को जब शहर में जीन मंदिरों की बंधक कमेटी से राब्ता करके उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई तो ये इंकिशाफ हुआ कि किसी औरत को उस मंदिर में नहीं भेजा गया था। 2 हफ्ते पहले जो पंडित वहां भेजे गए थे वो दोनों अधेड़ उम्र मर्द थे। उन्हें कल शाम वापस आना चाहिए था, लेकिन वो वापस नहीं पहुंचे थे। लिहाजा पुलिस को उन 2 अधेड़ उम्र पंडितों के अलावा उस नौजवान खूबसूरत औरत और उसके साथी की तलाश थी जो मंदिर के सेवकों के बैरूप में 2 हफ्ते वहां मुकीम रहे थे।